हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपना फिजिक्स का आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमने पिछली बार देखा था उससे आगे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने क्या क्या देखा था। हमने देखा था एंगल ऑफ कांटेक्ट, सही है। एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमने दो टाइप के देखे थे कि एक कॉन्केव टाइप का होता है, कॉन्वेक्स टाइप का मेनिस्कस बनते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, अगर हमने एक लिक्विड को किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर गिराया रखा तो वो कैसा शेप लेगा, ठीक है। उसके ऊपर कौन कौन से टेंशन एक्ट होंगे, कहाँ कहाँ पर टेंशन एक्ट होगा, उसके अंदर जो एंगल बनेगा, जो कि हमने बोला था एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब आज हम अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। और फिर हम देखने वाले हैं कि इम्प्योरिटीज, टेम्परेचर कैसे हमारे सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। ये आज का हमारे टॉपिक होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बुक पेन सब निकाल के रख लो, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक डाल लो, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। क्या बोला मैंने, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। मतलब हम कोई एक लिक्विड ड्रॉप लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली दो टाइप के ड्रॉप्स लेंगे। इससे ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पिछली बार हमने क्या क्या देखा था। पिछली बार हमने देखा था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, angle of contact is nothing but it is defined as the angle between the tangent drawn to the liquid surface and the solid surface is called as angle of contact। जैसे हमने देखा था, हमारे पास ऐसा कुछ लिक्विड का ये था, हमने ट्यूब ले लिया था जिसमें हमारे पास लिक्विड का ऐसा कुछ कॉन्केव टाइप का शेप बन गया था। तो हमने देखा था कि एक कोई भी एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक पॉइंट मॉलिक्यूल अज्यूम कर लो। हमने अज्यूम कर लिया था ए मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो फिर जो ये लिक्विड और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका डेफिनेशन मैंने बताया था पिछली बार, जो कि बहुत क्लियर था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं आगे कि शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। तो क्या आएगा देखते हैं उसमें हम। तो अभी हमारे पास दो तरीके के हम लिक्विड लेंगे, ठीक है। एक होगा हमारा वाटर, केरोसिन, या दूसरा फिर होगा हमारे पास मर्क्यूरी, ठीक है। तो अभी देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा पहला केस जिसमें हमने पानी लिया। अगर एक कॉइन के ऊपर आप लोग पानी गिरा के देखोगे तो आपको पानी कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ दिखेगा, क्योंकि पानी का जो कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। इसलिए वो क्या करता है, वो फैल जाता है। क्या करता है, वो फैल जाता है। क्यों फैलता है, कि कोहेसिव फोर्स बहुत कम होती है वाटर मॉलिक्यूल की। तो वो क्या करता है, वो सॉलिड को वेट करने की कोशिश करता है। सही है, समझ में आया मैंने क्या बोला। अभी देखो यहाँ पर ये हमारा पहला डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम लेंगे जिसमें हम मर्क्यूरी लेंगे, ठीक है। ये सॉलिड सरफेस हो गया, ये हो गया हमारे ग्लास, कुछ भी ले लो। यहाँ पर हम लोग लेंगे सॉलिड सरफेस, ठीक है। जब ये यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हमने रख दिया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आप लोग देखोगे तो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था, तो हमें पता चला था कि मर्क्यूरी की कोहेसिव फोर्स, उसके अंदर की मॉलिक्यूल में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो क्या करता है, अपने आप को टाइट बांध के रखता है, ठीक है। कम से कम एरिया में अपने को बांध के रखता है। तो वो कैसा शेप ले लेता है, एकदम स्पेरिकल टाइप का शेप ले लेता है, ऑलमोस्ट स्पेरिकल टाइप का, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कौन कौन सी फोर्स एक्ट होने वाली है। इससे पहले कुछ पॉइंट लिख लो, ठीक है। और क्या क्या देखते हैं हम लोग, देखो क्या क्या करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग लेंगे थीटा का मतलब होगा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा का मतलब होगा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी इसमें हम लोग लिखते हैं T1 फोर्स। T1 फोर्स क्या होगी और कहाँ पर होगी, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स ड्यू टू दी सरफेस टेंशन एट अ लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। क्या बोला मैंने, फोर्स ड्यू टू दी सरफेस टेंशन, ST लिखा है सरफेस टेंशन, एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, ठीक है। सेकंड आ जाएगा हमारा T2 फोर्स। क्या क्या होगी हमारी, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये दी हुई मत लगाओ, ठीक है। सरफेस टेंशन एट द एयर एंड सॉलिड इंटरफेस, ठीक है। अभी हमारे पास T3 लगेगी, जो कि क्या होगी, T3 होगी हमारी फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन बिटवीन
टेंशन एट दी, यहाँ से मैं लिखता हूँ एट दी, कहाँ पर होगी हमारे पास, एयर एंड लिक्विड, एयर एंड लिक्विड के बीच में। ठीक है, ये याद नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास बुक है अपनी महाराष्ट्र की, ठीक है, उसमें से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये देखो हमारे पास डायग्राम है। पहला मैंने क्या लिखा, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। कौन कौन सा इंटरफेस देखा हमने, लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो इंटरफेस होगा उसके बीच में हमारी T1 एक्ट होगी। तो T1 कहाँ पर एक्ट होगी, ये देखो ये होगी हमारी लिक्विड और ये हो गया हमारा सॉलिड। तो ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो आ रहा है इसको हमने नाम दे दिया T1। करेक्ट है। अभी कौन सा आ गया, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट दी एयर एंड सॉलिड एट दी, कहाँ पर लिख दिया, सॉलिड इंटरफेस। ठीक है, कौन कौन सा आ गया हमारे पास, एयर सॉलिड। एयर और सॉलिड कहाँ पर हमें दिख रहा है, ये हमारे पास एयर हो गई और ये सॉलिड हो गई। इसका मतलब ये सॉलिड से यहाँ पर आ जाएगी। एयर और सॉलिड के बीच में इंटरफेस आ गया तो इसको हमने नाम दे दिया T2। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है उसका नाम T2 दे दिया। ठीक है, अभी जो सरफेस टेंशन है कहाँ कहाँ पर है, एयर और लिक्विड के बीच में। कहाँ पर है, एयर और लिक्विड, मतलब यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा मेरा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया और यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बना दिया, तो यहाँ पर मेरी जाएगी T3। ठीक है, अभी हमें पता है कि यहाँ पर एंगल क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल हो गया थीटा। क्यों, क्योंकि ये वाटर के अंदर से, लिक्विड सरफेस के अंदर से जो हम लोग एंगल लेते हैं उसी एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिल गया, T1 मिल गया, T2 पता चल गया, T3 पता चल गया। सही है, समझ रहा है, पक्का। चलो सेम अभी यहाँ पर हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इस पे हमारे पास T1 कहाँ पर लगेगी, ये आ गई T1। ठीक है, फिर यहाँ से आगे हमारे पास T2, फिर ये आ गई हमारी यहाँ से T3। करेक्ट है, तो ये एंगल हमारा क्या बन गया, एंगल थीटा। समझ में आ रहा है, पक्का, कोई डाउट इसमें नहीं। चलो यहाँ पर लिख लो चाहिए तो। ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा एयर, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा एयर और ये हो गया हमारा लिक्विड। ठीक है, कोई डाउट मत रखना। तो इतना लिख लो, कॉपी कर लो फटाफट, यहाँ पर भी लिख लो फटाफट। चलो इतना लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे पास एंगल दिया है और एक एंगल पे हमारा टेंशन का फोर्स लग रहा है। सही है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये देखो फोर्सेस लग रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन लिखना है। तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे हमें पता है। यहाँ पर देखो फोर्सेस कैसे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये एक एंगल पे फोर्स लग रही है तो यहाँ पर हम लोग दो इसके पार्ट कर लेंगे कंपोनेंट, एक यहाँ पर कंपोनेंट जाएगा और एक यहाँ पर। जहाँ पर एंगल वहाँ पर कौन सा फोर्स आ जाता है, कॉस थीटा। तो T3 कॉस थीटा आ गया यहाँ पर, उसके परपेंडिकुलर में क्या आ गया, T3 साइन थीटा। पक्का, यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास भी यहाँ पर आ जाएगी दो फोर्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, इस डायग्राम के लिए हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या आएगा इक्वेशन, मैं ये रब कर देता हूँ। इक्वेशन क्या जाएगा हमारे पास, इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, देखो जितनी वहां पर फोर्स लग रही है उतनी यहाँ पर फोर्स लग रही है। पक्का, तो ये देखो T2 बराबर किसके हो जाएगा, T1 प्लस T3 कॉस थीटा के। सही समझा आपको। इसके लिए लिख रहे हैं हम पहले इस डायग्राम के लिए। ठीक है, जहाँ पर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर ड्रॉपलेट लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ से आ गया माइनस से आ गया यहाँ पर आ गया T3 कॉस थीटा। तो अभी हमें कॉस थीटा अगर हमें चाहिए तो हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। करेक्ट है, करेक्ट है, पक्का। चलो लिख लो फटाफट, लिख लिया, पक्का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो अभी यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर केसेस बन जाएंगे सबके लिए। यहाँ पर केसेस बन जाएंगे। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। तो अभी देखो हमारे बुक में क्या क्या दिया है, हमारे बुक में दिया है फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट दी फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन से हमें, ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई है, ठीक है, इस कंडीशन से हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केसेस मिल जाते हैं। कैसे केसेस मिलेंगे, जब T2 बड़ा हो कंपेयर टू T1, फिर T2 माइनस T1 छोटा हो कंपेयर टू T3। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टर्म को छोटा कर देंगे, एक को बड़ा कर देंगे, ऐसे करके हमारे पास कुछ कंडीशंस बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक कंडीशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या देती है, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T2 माइनस T1 इज लेस देन T3।
ठीक है। देन कॉस थीटा विल बी, क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया यहाँ पर छोटा हो गया, T2 ग्रेटर हो गया, तो कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। सो एंगल ऑफ थीटा जो, देखो अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बोल दिया कि T2 की वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी कंपेयर टू T1, और दोनों का जब हम नेगेटिव कर लेंगे तो उसकी वैल्यू छोटी होगी कंपेयर टू T3। तो अभी देखो इसको कैसे समझना है, सबके लिए वैल्यू रख दो, 1 2 3 वैल्यू रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T2 के लिए हमने ले लिया 2, T1 के लिए ले लिया 1, ठीक है। यहाँ पर हमें माइनस करना है, बड़ा करना है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। चलो देखते हैं, एक वैल्यू हमें क्या करनी है, बड़ी रखनी है, दूसरी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पर T1 की केस में T2 बड़ा है, ठीक है, T2 का टेंशन जो सरफेस टेंशन है वो बड़ा है कंपेयर टू T1, ठीक है। तो हम लोग कोई बड़ी वैल्यू को छोटे से, मतलब नेगेटिव 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, ठीक है। तो ये सबमिशन होने के बाद में, सब्ट्रैक्शन होने के बाद में वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी कंपेयर टू T3, समझ रहे हो। अगर ये वैल्यू मुझे 1 मिली तो T3 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। अगर ऐसी कंडीशन आई तो हमारा एंगल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कॉस थीटा हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। जब हमें कॉस थीटा पॉजिटिव मिल गया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या मिलेगा मुझे, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या मिलेगा मुझे, एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा मुझे एक्यूट एंगल, क्या मिलेगा मुझे, एक्यूट एंगल। यह बात याद रखना। ये हो गया पहला केस। पहले केस में क्या किया, T2 का वैल्यू बड़ा रखा T1 की कंपैरिजन में, ठीक है। और दोनों का जब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी कंपेयर टू T3, ठीक है। आप लोग कोई भी वैल्यू उठा के रैंडमली रख दो यहाँ पर तो आपको समझ जाएगा। अभी सेकंड केस क्या दे दिया हमें, सेकंड केस में बोला है T2 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हो गया T2 इज लेस देन T1, सो एंड T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, सो cos theta is negative, so angle of contact is obtuse, ठीक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पर देखो T2 का वैल्यू हमने बड़ा रखा तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, T2 का वैल्यू हमने छोटा रखा, T2 का वैल्यू छोटा रखा कंपेयर टू T1, तो T2 का वैल्यू मैंने 1 रखा, T2 का 1 रखा, T1 का 2 रखा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। माइनस से अगर मैं डिनोट करूंगा, डिवाइड करूंगा तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव रहेगी। जब हमारी cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। पक्का समझ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास ये 2 कंडीशन हो गई। अभी तीसरी कंडीशन क्या दी है हमारे पास, जब T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 के, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू बराबर होगी नीचे वाली के, तो क्या आ जाएगा वैल्यू मेरा, cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पक्का समझ रहे हो, T2 माइनस T1 की वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी T3 के, तो हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो हमारे पास एंगल कितना मिलेगा, एंगल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। पक्का समझ रहा है, एंगल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और फोर्थ क्वांटिटी दी है, ठीक है, जो हमारी T2 माइनस T1 की वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू T3, ठीक है। क्या बोल दिया है, T2 माइनस T1 की वैल्यू बड़ी होगी कंपेयर टू T3। तो यहाँ पर जब ऐसा कुछ केस होगा तो यहाँ पर क्या दे दिया है, इट इज इम्पॉसिबल द लिक्विड स्प्रेड ओवर द सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म्ड। अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि ये वैल्यू हमारी बड़ी हो गई कंपेयर टू इसके, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे जब भी ड्रॉप गिरता है तो वो पूरी जगह पे स्प्रेड हो जाता है। अगर वो ड्रॉप गिर के अगर वो स्प्रेड नहीं हो पाया, ठीक है, वो तो फिर वो ड्रॉप बनेगा ही नहीं, पूरा क्या हो जाएगा, पूरी जगह पे फैल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वो ड्रॉप फॉर्म होता है। जो लास्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। वैलिड नहीं है मतलब वो इम्पॉसिबल कंडीशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। चलो, तो ये हो गया हमारा पहला। अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये समझ में आया हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 2 केसेस लिए। पहला केस वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, दूसरा ले लिया मर्क्यूरी। दोनों में हमने टेंशन्स लगाए, हमने इक्वेशन लिख दिया। इस इक्वेशन से हमें 4 केसेस मिले। क्या मिले हमें, 4 केसेस मिले। पहला केस में बोला कि T2 बड़ा है कंपेयर टू T1, और दोनों का माइनस करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, छोटा है कंपेयर टू T3। तो cos थीटा हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव।
तो हमें क्या मिलेगा, एंगल, एक्यूट एंगल मिलेगा। अभी T2 छोटा है कंपेयर टू T1, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो हमारे पास कौन सा एंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और लास्ट कंडीशन, जब हमारा दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3, मतलब ये बराबर ही है, तो हमें एंगल कितना बनेगा, 1। कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 1, तो एंगल कितना बन जाएगा हमारा, 0। एंगल कितना बन जाएगा हमारा, 0। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो अभी आगे हम लोग देखते हैं, टॉपिक डाल दो अभी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में, तो कौन कौन से करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने क्या क्या लिया था, अगर हमें एक्यूट बनाना है, ऑब्ट्यूज बनाना है, तो एक्यूट बनाने के लिए हम लोग ने क्या क्या लिया था, इम्प्योर वाटर ले लिया था, इम्प्योरिटीज ऐड की हुई वाटर। प्योर वाटर का एंगल कितना मिला था हमें, 0 मिला था। सही है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आज वही हमें देखना है अभी भी। ठीक है, तो टॉपिक डाल लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। सबसे पहला डेफिनेशन के हिसाब से नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। ठीक है, पहला क्या आ गया, नेचर ऑफ लिक्विड, जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं, लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस, यह आ गया। दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा हमारा इम्प्योरिटीज, कंटैमिनेशन, इम्प्योरिटीज मतलब हमारे पास एक चीज़ है जिसमें हमने कुछ चीज़ें मिला दिया, कुछ सॉल्यूबल, कुछ सोल्यूशन मिला दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, इम्प्योर कर दिया। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है। थर्ड हमें बोल दिया है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर हमारा टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी भी लिक्विड का, तो हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर है, सेपरेट हो रहे हैं, तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यही हम लोग आगे भी देखने वाले कि कैसे इफेक्ट करने वाला है। लेकिन टेम्परेचर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। पक्का समझ में आ गया। तो ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे बुक में ये भी दे दिया है, ये दे दिया है, कॉलम दे दिया है, तो इसमें सबके लिए दिया है, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, अभी अच्छे से देख लेना, 2-5 सेकंड के लिए आ जाएगा। अभी हम लोग अपना आगे का टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा अच्छा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। ठीक है, जो अभी हमने 2 डिस्कस किया, इम्प्योरिटीज का और टेम्परेचर का, वो इजी भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टॉपिक डालो, सरफेस टेंशन पे क्या क्या इफेक्ट करेगा। तो देखो सबसे ईजी है, तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड as the temperature increases, the molecules in the liquid get separated, ठीक है, because of which surface tension reduces, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, as this temperature increases। किसी भी चीज़ का अगर हम लोग ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे हमने इंक्रीज किया, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस एंड द सरफेस टेंशन रिड्यूसेस और डिक्रीजेस। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी आ जाएगा हमारे पास इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी भी एकदम इजी है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज में क्या आ जाएगा, एज इम्प्योरिटीज आर इंक्रीज्ड, ठीक है, जैसे हमने इम्प्योरिटीज इंक्रीज कर दी, द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो आप, एज द सरफेस टेंशन इज इंक्रीज्ड द सरफेस टेंशन इज डिक्रीज, व्हाट वी कैन से, हाँ बरोबर है। जैसे हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है,
कैसे डिक्रीज होगा? जब हम इम्प्योरिटीज इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया। क्या आ जाएगा? जैसे हमने इम्प्योरिटीज को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, इम्प्योरिटीज को इंक्रीज कर दिया किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी लिक्विड में, तो हमारा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, वाटर, नॉर्मल वाटर में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, मतलब इम्प्योरिटी डाल दिया, तो जैसे आप लोग सॉल्ट डाल दोगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो गया। ठीक है, कम होने के बाद रिड्यूस हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसमें हम डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर देते हैं। जैसे हमने वो एक्सटर्नल ऐड किया तो क्या हो गया? हमारा मॉलिक्यूल्स, इम्प्योरिटीज ऐड किया, हमारे मॉलिक्यूल्स वीक होने लगे, तो सरफेस टेंशन क्या हो गया? हमारा डिक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है कैसे हमारी इम्प्योरिटीज इफेक्ट करती है सरफेस टेंशन को, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। हमारे बुक में बहुत कुछ दिया है, मेन पॉइंट ये है अपने पास। ठीक है, 3 पॉइंट्स में से मेन पॉइंट ये दिखना चाहिए हमें आंसर के टाइम पे। पक्का समझ में आया? चलो लिख लो इतना। ये हो गया हमारा शॉर्ट में। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक्सेस प्रेशर, टॉपिक लगाओ, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। एक्सेस प्रेशर, ठीक है, टॉपिक लगा दो फटाक से। एक्सेस प्रेशर across the free surface of a liquid। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास में कौन कौन सी सरफेस है लिक्विड में अवेलेबल। ठीक है, इसको मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एकदम इजी भाषा में। तो हमारे पास 3 तरीके के लिक्विड सरफेस है। कौन कौन सी लिक्विड सरफेसेस है? एक तो प्लेन लिक्विड सरफेस है। ठीक है, प्लेन है, हमने एक बीकर में, एक कंटेनर में ले लिया वाटर, तो प्लेन हो गया हमारे पास। दूसरा होता है हमारे पास कॉनकेव साइज का, कॉनकेव तरीके का। ठीक है, कॉनकेव तरीके का होता है। और तीसरा हमारे पास होता है कॉन्वेक्स। कैसे होता है हमारे पास? कॉन्वेक्स टाइप का। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कॉनकेव कैसे बनता है, कॉन्वेक्स कैसे बनता है। तो अभी देखो, जैसे हमारे पास प्लेन वाटर होगा, तो जो सरफेस टेंशन होगा, ठीक है, जो यहाँ पर सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा हमारे पास? इक्वल होगा। ठीक है, प्लेन सरफेस है, जितना प्रेशर अबाव होगा उतना ही प्रेशर अंडर द प्रेशर होगा। ठीक है, जितना प्रेशर अबाव दी लिक्विड होगा, मतलब जो एयर होगा उसमें, मैं यहाँ पर लिख दूँ एयर, उतना ही मेरे पास लिक्विड में भी होगा प्रेशर अवेलेबल। इसका मतलब हम सीधा बोल सकते हैं जितना प्रेशर बाहर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही प्रेशर लिक्विड के अंदर होगा। पहली कंडीशन में जब हमारे पास प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी कौन कौन सी फोर्स एक्ट होगी। अभी सेकंड कंडीशन में आ जाओ। कौन सी कंडीशन है ये? कॉनकेव मिनिस्कस बना रहा है, कॉनकेव बना रहा है। तो कॉनकेव में देखो अभी यहाँ पर सरफेस टेंशन कैसे एक्ट होगी? सरफेस टेंशन ऐसे जा रही है, तो सरफेस टेंशन इस तरफ जाएगी ऐसा। ठीक है, सरफेस टेंशन इस तरफ जाएगी, सरफेस टेंशन यहाँ पर जाएगी। ठीक है, ये बाउंड्रीज पे जाएगी, कर्व्स पे जाएगी, और यहाँ पे इसके 2 वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर देखो एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है। तो ये जो एंगल्स है वो क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे। लिक्विड के अंदर ही है तो उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, लेकिन उसका जो नेट हमें मिल रहा है वो नेट हमें कहाँ पर मिलेगा? अबाउ द सरफेस, जहाँ पर हमारी गैस एयर मॉलिक्यूल अवेलेबल है, वहाँ पर हमें नेट कोहेसिव फोर्स मिलने वाली है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर का प्रेशर इनसाइड द लिक्विड एंड प्रेशर आउटसाइड क्या होगा? प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर कंपेयर टू प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। कौन से केस में? जब हमारे पास कॉनकेव मिनिस्कस होगा। समझ में आ रहा है? अभी इसमें कैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर लिक्विड में आपको पता है कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, हमारी नेट फोर्स कहाँ पर मिल रही है? हमें अबाव मिल रही है। क्यों अबाव मिल रही है? क्योंकि हमारे पास जो हमारी फोर्सेज है, जो हमारे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर हमने लिया है, ठीक है, जो भी है कॉनकेव है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव पावर बहुत कम है। तो ये जो कोहेसिव डिफरेंस हमें मिलेगा, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर किसकी वजह से होगा? जो एटमॉस्फेरिक बाहर के गैसेस की प्रेशर होगा उसके वजह से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू अंदर का प्रेशर। अभी आ जाते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया, पूरे सरफेस में से हमने एक मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिया। यहाँ पे प्रेशर कैसे पड़ेगा? टेंशन कहाँ होगी? एक टेंशन यहाँ पर होगी, एक टेंशन यहाँ पर होगी। ठीक है, एक टेंशन फोर्स यहाँ पर, एक टेंशन फोर्स यहाँ पर। अब इसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पर, एक कंपोनेंट यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे? नलीफाई हो जाएंगे, और एक कंपोनेंट मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट कहाँ पर आ रहा है? नेट कंपोनेंट वो आ रहा है इनसाइड द लिक्विड।
ठीक है। अभी इसकी कोहेसिव पावर बहुत ज़्यादा है तो पूरी फोर्स कहाँ पर लगती है, अंदर की तरफ लगती है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड, जो भी हमने लिक्विड लिया है, एंड प्रेशर आउटसाइड इट, क्या होगा, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड। सही है, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेन प्रेशर से हमें डील करना है, ठीक है। तो प्लेन वाले में, जब प्लेन हमारा सरफेस होगा तभी प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड इक्वल होगा। जब हमारा कॉनकेव बना होगा तो प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू अंदर। यहाँ पर जब हमारे पास कॉन्वेक्स होगा तभी क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा कंपेयर टू अंदर का प्रेशर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट डाउन करके रख लो। तो इससे भी हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस दी फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। तो भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए और कमेंट में बताइए कि ये लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं, ताकि मैं अपना और इम्प्रूवमेंट करता रहूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, बाय।